हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन उसको हमने देखा था। आज हम कुछ प्रॉब्लम इसमें करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि कोई भी रिएक्शन किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए और ई सेल की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पे आज उसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास I2 will gain 2 इलेक्ट्रॉन और चेंज हो रहा है 2y नेगेटिव और उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए 0 से -1 में जा रहा है तो एक कौन सी वैल्यू गिवन है ये आपको पहचानने आना चाहिए। मैंने सिग्निफिकेंस सिखाया था तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.34। सेकंड Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Fe+2 में चेंज होता है मतलब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको 0.49। इस तरह Cl2 when gain 2 electron will change into Cl negative इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको 1.36 वोल्ट और Sn+2 will gain 2 electron and change into Sn और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको -0.14 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन will Fe+3 oxidize tin or not? क्या Fe+3 tin को ऑक्सीडाइज कर पाएगा या नहीं ये आप लोगों को मुझे बताना। सेकंड will I2 displace chloride ion from KCl or not? तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास will Fe+3 oxidize tin or not? तो ये रिएक्शन बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो tin 0 से +2 में जाता है मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और Fe+3 आयरन+3 से +2 में जा रहा है तो मतलब इसका क्या हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन। तो अपने को पता चल गया एनोड पे किसका रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है टिन का। तो क्या हो रहा है टिन will change into Sn+2 with the loss of 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे किसका रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है आपका Fe+3 एक्वस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe+2 में चेंज हो रहा है। तो अपने को पता
सारी वैल्यू ये, तो ये आपके पास कितना 0.49 माइनस एनोड कौन बना रहा है टिन। तो अगर आप देखें तो टिन जो है यहाँ पे जो टिन आपको गिवन है इसका भाई आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है 3 + 2 से 0 में जा रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई ये आपके पास आ जाएगा 0.14 माइनस 0.14। तो करिए यहाँ पे कैलकुलेट और बताओ मुझे कितना आ जाएगा। अच्छा एक और चीज ये वैल्यू भी नेगेटिव है ये वैल्यू भी नेगेटिव है तो दिस इज -0.49। तो करिए इसको कैलकुलेट कितना आ जाएगा और बताइए मुझे। बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा अभी बोलो। -0.35 क्या यही आ रहा है सबका यही आ रहा है। तो ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ई सेल इज लेस देन 0 मीन आवर रिएक्शन इज कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब क्या हो गया कि Fe+3 कैन नॉट ऑक्सीडाइज टिन। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे देयरफॉर Fe+3 अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती तो इसका मतलब था आपका आयरन टिन को ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है इसका मतलब Fe+3 कैन नॉट ऑक्सीडाइज टिन। Will I2 displace chloride ion from KCl or not? तो बताइए मुझे सेकंड का आंसर। पहले तो आपको रिएक्शन लिखना है I2 plus KCl will change into I negative plus Cl2। ये रिएक्शन बन जाएगा भाई ठीक है ये रिएक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I2 का क्या हो रहा है 0 से -1 में जा रहा है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से माइनस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब I2 का क्या हो रहा है रिडक्शन और Cl -1 से 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अब अपने को पता चल गया एनोड में किसका रिएक्शन होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का। तो C2Cl नेगेटिव और ये क्या करेगा Cl2 में चेंज हो जाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे क्या हो जाएगा बोलिए कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है I2 का। तो I2 बोलो I2 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जाएगा टू I नेगेटिव। तो क्या फाइंड आउट करेंगे सभी ई सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड। तो भाई आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज करनी है अभी मैं बार-बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज पे ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर आप ये और कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी। तो ई सेल ई कैथोड कैथोड कौन बना रहा है I2 और I2 का आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0 से माइनस में जा रहा है मतलब ये साइन कन्वेंशन कल मैंने सिखाया था आप लोगों को
0 से माइनस में चेंज हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन, और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बोलो ये कितना आ जाएगा, ये भी नोट कर देना है, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 0.53 माइनस एनोड, एनोड पे किसका रिएक्शन हो रहा है, Cl2, और Cl2 का भी आपको 0 से -1, ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो दिस इज 1.36 अगेन E cell is less than 0, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ बोलो बोलो, बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, सबको नहीं दिख रहा है भाई, आपको ही दिख रहा है। अच्छा ऐसी बात, एक मिनट वेट, ये देखो आपके पास 2Cl will change into Cl2 2 नेगेटिव, और कैथोड में I2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके into Y नेगेटिव में चेंज हो रहा है। अपना फॉर्मूला क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये वाला फॉर्मूला लाया सबने, और आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कैथोड किसका है, आयोडीन का, तो ये गिवन है 0.53, ठीक है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो दिस इज 0.53 माइनस एनोड किसका है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है आपको 1.36, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका, इसे लेस देन 0, अगेन नेगेटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि I2 कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोराइड आयन फ्रॉम KCl, तो यहाँ पे लिख लेंगे सभी, I2 cannot displace, I2 cannot displace chloride ion from KCl, chloride ion from KCl, ठीक है, तो इसका मतलब I2 जो है क्लोराइड आयन को KCl से रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिखेंगे सभी, आपको गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni+2 will change into निकल, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.24 -0.24 वोल्ट, और इसी तरह आपको गिवन है Zn will change into Zn+2, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.76 वोल्ट। अब देख पा रहे हैं कि अब भी नहीं देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको देख पा रहे हैं आप लोग, अरे भाई बोलो कुछ तो, अब दिख रहा है क्या, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू गिवन है, आपसे बोल रहा है, लिखेंगे if zinc granules are added to NiCl2, if zinc granules are added to NiCl2 solution, will nickel deposit or not,
will nickel deposit or not? ठीक है, क्लियर है? ये आपको गिवन है और अब आपको पता करना है निकल डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। तो भाई क्या आपसे क्या बोल रहे हैं कि जब आपने NiCl2 में जिंक के ग्रेनुल ऐड किए तो क्या निकल डिपॉजिट होगा कि नहीं, ये चीज आपको पता करनी है। तो करिए जल्दी से सभी। तो ये आपके पास रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो निकल +2 से 0 में जाता है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी? तो एनोड कौन बनाएगा इधर, एनोड बनाएगा आपका जिंक। तो जिंक सॉलिड will change into Zn+2 aqueous with the loss of 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड कौन बनाएगा, बोलो, निकल। Ni+2 aqueous will gain 2 electron and change into Ni solid। ठीक है, तो अपने को पता चल गया एनोड कौन बना रहा है, कैथोड कौन बना रहा है। तो अपने को पता है E0 cell is equal to E0 of cathode minus E0 of anode। तो भाई अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना। तो कैथोड की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, और कौन सी वैल्यू गिवन है, +2 से 0 में जा रहा है। तो ये कौन सी वैल्यू है भाई, बताएंगे सभी मुझे। दिस इज SR की वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो SR की वैल्यू गिवन है आपको इसी -0.24। अब ये अगर आप देखें तो 0 से +2 में जा रहा है, तो ये आपको कौन सी वैल्यू गिवन है इसकी, SOP। ये कौन सी वैल्यू गिवन है आपको, SOP। आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज करनी होती है, मैंने कल भी बोला था SRP वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। तो SOP और SRP में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो E0 Zn+2 will change into Zn। अगर ये आपका 0.76 था तो ये क्या हो जाएगा, -0.76। बोलो, तो आ जाएगा माइनस, अभी माइनस, एंड दिस इज माइनस, दिस इज 0.76। कर लीजिए जल्दी से इसको और बताइए मुझे कितना आंसर आ जाएगा। तो E सेल इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस +0.7624 माइनस का है, तो ये कितना रहेगा अभी 0.52 वोल्ट। तो ई सेल की वैल्यू क्या रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि निकल विल डिपॉजिट। ठीक है, तो लिखेंगे सभी, इसका मतलब क्या हो गया, निकल विल डिपॉजिट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया,
nickel will be positive। ठीक है, कहां पे डिपॉजिट होगा? एट कैथोड। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो फिर आगे। नेक्स्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, या सेल रिएक्शन गिवन हो तो उससे सेल को कैसे लिखा जाए, या सेल की रिप्रेजेंटेशन से सेल कैसे लिखा जाए। तो ये दोनों चीजें हम करने वाले हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो बात करते हैं भाई अपने गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल जिसको बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में हमने कल भी करा था, जिसमें एनोड किसका होता है? जिंक का। जिंक सॉलिड will change into Zn plus 2 aqueous with the loss of 2 electron, और कैथोड में कॉपर plus 2 aqueous will gain 2 electron and change into copper solid। तो ये मेरा गैल्वेनिक और डेनियल सेल है। मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? लोन लेना पड़ेगा। कल भी मैंने बोला था लोन लेना पड़ेगा मुझे। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को लोन लेना पड़ेगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था। एल का मतलब है लैब, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नेगेटिव। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो देखिए हम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्शन अपने को गिवन है, उससे हम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे। यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। उसको कहां पे लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जिंक सॉलिड विल चेंज इनटू, ये जो एक लाइन लगाता हूं इसका मतलब ये इसमें चेंज हो रहा है, Zn+2 aqueous, और मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है C1 मोलर, ठीक है। ये हो गया आपका कौन? जिसका एनोड पे रिएक्शन हो रहा है। इसके बीच में दो पैरेलल लाइन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? दो पैरेलल लाइन। इसका मतलब है ये आपका सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड वाली रिएक्शन लिखी जाती है, इसके राइट हैंड साइड में कैथोड वाली रिएक्शन लिखी जाती है। तो कैथोड में क्या होता है? रिएक्शन। किसका रिएक्शन हो रहा है? Cu+2 aqueous, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको C2 मोलर, ठीक है। एंड इट चेंज इनटू इसमें Cu सॉलिड। कई बार क्या होता है कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से लिख दिया प्लैटिनम सॉलिड, यहाँ पे क्या होता है? प्लैटिनम सॉलिड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाफ सेल, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज, जो दो पैरेलल लाइन होते हैं। इसके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में वो हाफ सेल लिखा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड वाली रिएक्शन लिखी जाती है और इसके राइट हैंड साइड में कैथोड वाली रिएक्शन लिखी जाती है। कई बार आपको क्या होगा?
तो ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट हैंड साइड होता है उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो कॉपी करो इसको, फिर हम देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेल। ठीक है, क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी, राइट सेल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग, राइट सेल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या करना है भाई, सेल का रिएक्शन लिखना है। जैसे फर्स्ट है Pt Fe+2 will change into Fe+3 salt which MnO4 change into Mn+2। अभी करा था हमने कहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, और प्लैटिनम सॉलिड इसी तरह सेकेंड Pt सॉलिड H2 will change into H plus Cd+2 will change into this one। इसी तरह H2 will change into H plus aqueous Ag aqueous will change into Ag solid और H2 gas will change into H plus aqueous and H plus aqueous change into मैनेजेबल Pt1 है और यहाँ पे भी फ्लैट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो लिखेंगे सभी जल्दी से। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है राइट दिस सेल रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे सभी सेल रिएक्शन। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट वाले केस में अगर फर्स्ट का लिखें तो एनोड पे भाई किसका रिएक्शन हो रहा है, बताएंगे आप लोग मुझे। एनोड पे किसका रिएक्शन होगा, अभी इस फर्स्ट रिएक्शन में एनोड पे किसका रिएक्शन होने वाला है, Fe+2 aqueous will change into Fe+3 aqueous with the loss of 1 electron। कैथोड पे किसका रिएक्शन होने वाला है, ये कैथोड पे MnO4 negative will change into Mn+2। अब वही आप ऐसे इसको लिख के ना जोड़ दें, उसने बोला है सेल रिएक्शन बनाना है आपको, तो सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं,
दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आ गया आपके पास, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब चलो अपना रिएक्शन को बैलेंस करो, आओ हिमाचल चले, तो वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे एक आयरन, यहाँ पे एक आयरन, ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे एक मैंगनीज, यहाँ पे एक मैंगनीज, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या कर दो भाई, मीडियम की बन रही है कैसे एक मीडियम, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, एक H+ ऐड कर दो, साथ में 5 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दो। वो तो नहीं गई इतने जल्दी, अभी करके आए हैं बहुत डिटेल में। तो क्या कर दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेकिन मैंने आपको बोला था जब ये हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज लॉस कर रही है उतने ही गेन होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, 5 Fe+2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गायब। देखो फुल रिएक्शन में कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, तो 5Fe+2 एक्वस प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H+ गिव क्या बन जाएगा, 5 Fe+3 एक्वस प्लस क्या बन जाएगा, Mn+2 प्लस 4H2, तो ये बना आपके पास। एंड व्हाट इज द एंड फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन, एंड फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द एंड फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है 5, तो एंड फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन इज 5। एंड फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग ए सेल रिएक्शन। जब एक सेल रिएक्शन बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, उसको सेल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये भी आपको सुनो। व्हाट इज Q, व्हाट इज Q फॉर दिस रिएक्शन, बताओ सभी बच्चे, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा इस रिएक्शन के, व्हाट इज Q बोलो, Q क्या हो जाएगा, Fe+3 की कंसंट्रेशन की पावर 5 इनटू Mn+2, अभी पढ़ के आए आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय पानी, पानी इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे एक्सेस में, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, Fe+2 की पावर 5 इनटू बोलो MnO4 1 नेगेटिव इनटू 8H+ की पावर 8। तो Q सबको लिखना आना चाहिए, नॉस्ट इक्वेशन यूज करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो Q का बहुत रोल है यहाँ पे, तभी तो मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, बच्चा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसका पापा, ठीक है, दोनों में रिलेशन है। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है, क्लियर है। सेकंड वाले रिएक्शन के लिए लिखो जल्दी से, सेकंड रिएक्शन के लिए लिखिए जल्दी से, तो सेकंड रिएक्शन में बताइए भी जल्दी से, एनोड, एनोड क्या है आपका, H2 गैस will change into 2H+ aqueous with the loss of 2 electron
और कैथोड में क्या हो जाएगा Cd plus 2 aqueous will gain 2 electron and change into Cd solid. गैस को ऐड करने से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो रिएक्शन बन जाएगा H2 गैस प्लस Cd plus 2 aqueous give 2H plus aqueous प्लस Cd सॉलिड। तो ये बन गया आपके पास सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से लिखो भाई, अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए। थर्ड वाला रिएक्शन लिखेंगे सभी। थर्ड रिएक्शन लिखेंगे सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनोड कौन बना रहा है, ये एनोड बनाएगा, ये कैथोड बनाएगा। दिस इज अवर सॉल्ट ब्रिज। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, इसके राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो कैथोड बनाएगा। तो एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे होने वाला है H2 गैस will change into 2H plus with the loss of 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे होने वाला है आपके पास Ag प्लस एक्वस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन गया मेरे पास H2 गैस प्लस 2Ag aqueous give 2H plus aqueous plus 2Ag solid। तो ये बन जाएगा भाई आपके पास थर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एनोड पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हाफ H2 गैस will change into H plus aqueous with the loss of 1 electron। कैथोड पे Ag plus aqueous will gain 1 electron and change into Ag solid। ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया, हाफ H2 गैस प्लस Ag plus aqueous give H plus aqueous plus Ag solid। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन ही कैथोड बना रहा है, हाइड्रोजन ही एनोड बना रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल पढ़ने वाले हमारे, ये कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज, इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा और इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ आपको सेल गिवन थे जिससे हमने सेल रिएक्शन लिखे। क्लियर है? इसी तरह जैसे आपके पास एक रिएक्शन गिवन है Mg plus Cl2 गैस give Mg plus 2 plus
Cl नेगेटिव। ठीक है, और आपको क्या क्या गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको 10 की पावर -2 मोलर, और Cl की कंसंट्रेशन गिवन है आपको 2 × 10 की पावर -2 मोलर। ठीक है, और क्या गिवन है, Cl2 का आपको प्रेशर गिवन है 1 atm। ठीक है, और ये क्या है आपका सॉल्यूट। तो आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंट करना। इसी तरह सेकंड है मेरे पास, सेकंड रिएक्शन है मेरी Cl2 4H प्लस क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव गिव क्या बन जाएगा 2H2O प्लस 2Cl। तो लिखो जल्दी से, अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको O2 गैस लिखते हैं, इसको भी याद करो O2 गैस, और ये बन जाएगा आपके पास Br। करो जल्दी से, ब्रोमीन, ब्रोमीन भाई लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंट करना है, करो जल्दी से जल्दी। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये 0 से -1 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो एनोड बनाएगा आपका, कौन बनाएगा, Mg solid will change into Mg+2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको C1 की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -2 मोलर। और सेकेंड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कैथोड पे Cl2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जाएगा 2Cl एक्वस। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो Mg will change into Mg+2, और जो भी कंसंट्रेशन गिवन है उसको ब्रैकेट में लिखो 10 की पावर -2 मोलर। ये सॉल्ट रिच, ये सॉलिड होता है, और सॉल्ट रिच के बाद क्या हो रहा है, Cl2 इसका प्रेशर गिवन है आपको 1 atm, and it will change into 2Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है आपको 2 × 10 की पावर -2 मोल। तो इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, ये तो ये आपका एनोड रिएक्शन, ये आपका कैथोड रिएक्शन। सेकंड वाले में अगर आप देखें तो ये 0, और यहाँ पे -2, तो मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, 0 से -2 में जा रहा है, क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। H+ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। और Br -1 से 0 में जा
इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे एनोड रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है? 2Br aqueous will change into Br2 liquid plus 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या रिएक्शन बनने वाली है? O2 will gain 2 इलेक्ट्रॉन और चेंज हो जाएगा किसमें? 2s2। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग और सेल अपने को बनाना है। तो सेल रिएक्शन क्या बन जाएगा? इसका सेल रिएक्शन बन जाएगा Br negative aqueous will change into Br2 salt bridge और salt bridge में आ जाएगा O2 will change into H2। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो सेल रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, या सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो सबसे पहली चीज, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमिन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमिन नहीं किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, इस सिंगल इलेक्ट्रोड को किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करते हैं जिसका अपने को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो, नॉन। मान लीजिए जो मेरे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नॉन है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमिन नहीं किया जा सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोड को किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करना पड़ेगा जिसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता हो। ठीक है, तो मतलब अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमिन करना नहीं किया जा सकता। तो आपको उस इलेक्ट्रोड को
किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करना होगा जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता हो। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोड है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है V0 और ये जो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसके वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मुझे क्या करनी है, डिटरमिन करनी है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने इसको इसके साथ क्लब कर दिया और मान लीजिए इसके इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू मान लिया मैंने V। तो जब मैंने इन दोनों को क्लब करा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वोल्टमीटर के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो वोल्टमीटर के ऊपर कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी और यहां से हम V VE माइनस V0 तो यहां से अपने को किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, VE की। तो VE इज इक्वल टू V प्लस V0। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने को पता नहीं थी, हमने उसको ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ क्लब कराया जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने को नॉन थी। फिर वहां पे वोल्टमीटर पे जो भी रीडिंग आएगी इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड होती है, इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड होती है। तो यहां से हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को नॉन होता है उसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जाता है ये हमेशा आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ये कौन होता है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने को नॉन होती है ये हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम SHG से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं SHG से। ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। अब बोलो क्या बोल रहे हो, जहां पे मैं लिख रहा हूं वहां पे दिख नहीं रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने बोला ये एनोड की तरह भी काम करेगा, कैथोड की तरह भी काम करेगा, ये दोनों की तरह काम कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम H+ का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। किसका सॉल्यूशन ऐड करते हैं अभी, H+ सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है अभी 1 मोलर। कल मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 मोलर। और इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लैटिनम का वायर डीप कर देते हैं, इसका वायर डीप कर देते हैं प्लैटिनम का। इस पे हमने क्या करा, प्लैटिनम का वायर डीप कर। तो प्लैटिनम का वायर जब हमने डीप किया तो यहां से हम हाइड्रोजन गैस बबल कराते हैं इस एक्वा सॉल्यूशन में। कौन सी गैस, H2 गैस। ठीक है, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 180। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल कराते हैं इसके ऊपर। तो ये जो आपके पास प्लैटिनम वायर है इसके ऊपर आपका H2 गैस क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, H2 गैस इज बबल at
सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, H+ सॉल्यूशन के ऊपर, प्लैटिनम आयन के ऊपर, जिसमें H+ सॉल्यूशन है उसमें हम हाइड्रोजन गैस को बबल करा, तो क्या होता है, जो भी हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या हो जाएगी, इस प्लैटिनम आयन के ऊपर डिकम्पोज हो जाएगी। और अब मैंने बोला कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बोलेंगे सभी, तो रिएक्शन हो जाएगी H2 गैस will change into 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H plus aqueous gain 2 इलेक्ट्रॉन और चेंज हो जाएगा H2 गैस। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट कैन एक्ट एज ए एनोड एज वेल एज कैथोड। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आर्बिट्रेरी हम 0 एज्यूम करते हैं। कितनी एज्यूम करते हैं, 0। चाहे एनोड की तरह काम करें चाहे कैथोड की तरह काम करें, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है उसको हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करते हैं जिसका अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता होती है। तो जैसे ही ये हमने क्लब कर दिया, इसको वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करा, तो जैसे ही रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगी तो यहाँ पे वोल्टमीटर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से वो वैल्यू और इसकी वैल्यू तो अपने को पता होती है। तो जो आपका इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी तो उसको हम क्या करेंगे, इस P प्लस इस P उसको ऐड करके तो उस अननोन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। अब ये जो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है ये हम कौन लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये एनोड की तरह भी काम करेगा, कैथोड की तरह भी काम करेगा। और ये क्या होता है, एक कंटेनर हम लेते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका H+ सॉल्यूशन होता है उसका 1 मोलर सॉल्यूशन हम इसमें बना के रखते हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर हम प्लैटिनम की वायर को डीप कर देते हैं और इस ये जो यहाँ पे इनलेट है, इस इनलेट से हम इस पे प्लैटिनम वायर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को बबल कराते हैं। दिस H2 गैस इज बबल एट प्लैटिनम वायर। तो जब आप इसको बबल कराते हैं तो H2 गैस इस प्लैटिनम वायर के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है। अब अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो आपके पास रिएक्शन ये बन जाएगी। अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो रिएक्शन ये आपके पास बन जाएगी। और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आर्बिट्रेरी हम 0 एज्यूम करते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्लब कराएंगे तो उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 मानी जाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो ये वैल्यू आपको वहाँ पे कितनी लेंगे, ये चाहे एनोड की तरह काम करे चाहे कैथोड की तरह काम करे, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 ली जाती है। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब मान लीजिए यहीं पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसी वाले डायग्राम में। ये था मेरा वो अननोन इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। और ये है मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, इसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया और मान लीजिए यहाँ पे वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग आ रही है भाई आपकी 1.1 वोल्ट और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने की, तो ये था मेरा बी और ये है मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी नॉट जिसको हमने बोला। तो यहाँ से हमने क्या करा, अपने को V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1.1 इज इक्वल टू V माइनस V नॉट, तो V इज इक्वल टू 1.1 प्लस V नॉट और V नॉट की वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो V इज इक्वल टू 1.1 तो अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हमारे पास जिनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी होगी, हम क्या करेंगे, उनको इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करके उनकी एसओपी और एसआरपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंट एलिमेंट को हमने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फाइंड आउट करेंगे, जिसमें उसको या तो एसओपी या एसआरपी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया और उस सीरीज को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सारी वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट की गई, ठीक है। तो ये बना लीजिए, फिर उसके बाद लिख लेना व्हेन डिफरेंट element are arranged, when different element are arranged in order of, हाँ बोलो, एक मिनट से कनेक्ट करो सभी, आज प्रॉब्लम है उस नेट में। So when different elements are arranged in order of their SOP or SRP, a series is obtained known as electrochemical series. तो जब भी हमने जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके साथ हमने डिफरेंट एलिमेंट को क्लब करा के और अपने को बहुत सारे एलिमेंट के एसआरपी और एसओपी की वैल्यू दी और इस सीरीज को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी और एसआरपी अरेंज किया और इस सीरीज को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत बड़ी सीरीज है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो सभी जो सीरीज है वो टेप गई है, सभी एलिमेंट को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करके बनाई गई। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अब देख पा रहे हैं भाई, मतलब कि अभी नहीं देख पा रहे? अच्छा, मुझे लगता है आज इसकी मेमोरी फुल हो गई है, तब प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप की, शायद ऐसा ही कुछ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो भाई अपने पास कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं।
नेक्स्ट है भाई अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, देख पा रहे हैं भाई अभी या अभी भी नहीं दिख रहा है? देख पा रहे हैं? ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन क्या होती है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। नॉस्ट इक्वेशन का क्या यूज है? इससे हम किसी भी सेल का EMF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो भैया हम लोगों ने या आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है और अभी एक या दो दिन पहले ही हमने एक इक्वेशन कल ही हमने पढ़ा था, इस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। इफ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन 1, अगर मैं डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर डी लॉग क्यू। ठीक है, मैंने क्या करा, माइनस एन एफ से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। माइनस एन एफ से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो माइनस एन एफ से अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो इस साइड मेरे पास क्या बच जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एन एफ से मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया माइनस आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर। अगर मैं इस इक्वेशन को log बेस टू 10 में कन्वर्ट कर दूं तो दिस ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT divided by NF and this is log base to 10 क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सभी टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल। ध्यान से सुनेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सभी टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल। मान लीजिए इफ T is equal to 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 है और F is फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, और R is यूनिवर्सल मैक्स कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इफ I will substitute the value of R, T and F, अगर मैं ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 8.314 मान लीजिए, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन बिकम E
सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन एंड लॉग ऑफ क्यू। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, एंड दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल एट टेम्परेचर कितना भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको टेम्परेचर कुछ अलग गिवन है तो आप वही इस इक्वेशन से चलेंगे। तब आप कौन सी इक्वेशन से चलेंगे, इस इक्वेशन से चलेंगे। टेम्परेचर अगर मान लीजिए आपको 400 केल्विन गिवन है, ये सिर्फ 298 केल्विन के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर कुछ और गिवन है तो आप इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करें। आर की वैल्यू मैंने आपको बता दी 8.314 जूल मोल केल्विन, ठीक है। और फैराडे 96500 कूलम, और टेम्परेचर की वैल्यू आपको जो भी गिवन है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से कैलकुलेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर दिस एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया था रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्लियर है, देख पा रहे हैं भाई आप लोग, अरे भाई देख पा रहे हैं, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लोग इसको नोट कर लो। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो हाउ टू यूज दिस इक्वेशन, अभी इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो कैसे यूज करेंगे स्टेप 1, लिखेंगे स्टेप 1 में सबसे पहले राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड reduction half reaction and oxidation half reaction and reduction half reaction to get a full reaction। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन and add them to get a full cell reaction। फिर सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एन फैक्टर, कैलकुलेट एन फैक्टर। थर्ड स्टेप कैलकुलेट Q, that is reaction quotient from the net cell reaction, reaction quotient from the net cell reaction, ठीक है। and then use this equation। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, एक टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो हमेशा आप इसी को यूज करें। अगर वो टेम्परेचर 25 के अलावा कुछ और देगा तब आपको इस इक्वेशन से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आप लोगों ने पीछे सीखा वो यहाँ पे यूज होगा। क्लियर है? तो लिखो भाई सभी, कैलकुलेट the EMF of Daniell cell when the concentration of zinc sulfate and copper sulfate are 0.001 and 0.01 and 0.1 molar respectively. When the concentration of zinc sulfate and copper sulfate are 0.001 and 0.1 molar respectively. आगे बोल रहे हैं, the standard potential of the cell is 1.1 volt. The standard potential of the cell is 1.1 volt. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेल का EMF। तो करिए जल्दी से और मुझे बताओ कितना आंसर। डेनियल सेल की बात कर रहा है, तो एनोड किसका होगा? जिंक का। और कैथोड किसका होगा? कॉपर का। तो ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन लिख लिया, रिडक्शन आप रिएक्शन लिख लिया, फिर नेक्स्ट सेल रिएक्शन बना दीजिए। तो ये बन गया मेरे पास Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 aqueous गिव Zn प्लस 2 aqueous प्लस Cu सॉलिड। ये आ गया। What is n? n की वैल्यू कितनी है भाई? बोलेंगे सभी 2, ठीक है, जो कॉमन होता है। What is q? What is q for this reaction? लिखेंगे सभी और बताएंगे मुझे जल्दी से। यस, सॉलिड की कंसंट्रेशन तो यूनिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Zn plus 2 divided by concentration of Cu plus 2। और इनकी कंसंट्रेशन में गिवन है आपको, ये गिवन है 0.001 and this is 0.1। तो Q is equal to 10 की पावर -2 हैवी। और स्टैंडर्ड भी आपको गिवन है E नॉट सेल is equal to 1.1 वोल्ट। तो बस अप्लाई कर दीजिए अपनी इक्वेशन। तो E cell is equal to E naught cell plus minus 0.0591 by n log of Q। बस अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। E cell is equal to 1.1 minus 0.0591 by 2 log of 10 की पावर -2। और E cell is equal to
1.1 माइनस 0.0591/2, क्या आंसर आ गया भाई? ये आगे आ जाएगा पावर -2, ये प्लस हो जाएगी एंड log ऑफ 10, यही होता है फॉर्मूला log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। तो -2 आगे आ गया, 2 से 2 गायब और इस m इज इक्वल टू 1.1591 तो ये आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें से, कॉपी कर लीजिए फिर और क्वेश्चन देखते हैं। अभी देख पा रहे हैं भाई? ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम लिखो जल्दी से। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड आयरन cadmium cell after the cell reaction is 80% is completed 80% is completed initially 1 molar concentration of each was present in the solution. Initially 1 molar concentration of each was present in the solution. और आपको गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, क्या गिवन है भाई आपको? ये गिवन है आपको F3 will change into F3 plus 2 और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 0.44 और कैडमियम की वैल्यू गिवन है आपको वो गिवन है भाई आपको 0.4। तो भाई अब आप लोग मुझे पहले तो एक चीज बताएंगे, आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा? कौन से? मैंने कल आप लोगों को एक सिग्निफिकेंस सिखाया था कि जिस भी रिएक्शन के लिए जिस भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसका वही रिएक्शन वहाँ पे होने वाला। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो ऑक्सीडेशन होगा उसका, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिडक्शन होगा उसका। ये मैंने कल आप लोगों को एक सिग्निफिकेंस सिखाया था जिससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एनोड पे किसका रिएक्शन होगा, कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वैल्यू कौन सी गिवन है आपको? 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वैल्यू आपको कौन सी गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये भी 0 से +2 में जा रहा है तो ये भी इसकी कौन सी वैल्यू गिवन है? एसओपी वैल्यू। तो जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो
तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? आयरन का। तो इसका मतलब आयरन का रिएक्शन कहां पे होगा? एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहां पे होती है? एनोड पे। और कैडमियम का रिएक्शन कहां पे होगा? कैथोड पे। तो वो सिग्निफिकेंस याद रखनी है, अगर वो याद नहीं रखते तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एनोड पे किसका रिएक्शन होगा? Fe का। Fe solid will change into Fe aqueous with the loss of coal atom। और कैथोड पे क्या हो जाएगा? Cd+2 aqueous और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे NCd। ओवरऑल रिएक्शन 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन इज Fe solid plus Cd+2 aqueous gain Fe+2 aqueous give Cd solid। So what is the value of N2? What is Q? बोलो। Fe+2 concentration divided by Cd+2 concentration। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल आप लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले ठीक है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं E नॉट सेल। तो E नॉट सेल हो जाएगा E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। और जब भी यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी तो SRP की वैल्यू होगी। ये मैंने आप लोगों को नोट बना के लिखवा दिया। ये आपको गिवन है कौन सी वैल्यू? SOP। तो इसका SRP की वैल्यू क्या हो जाएगी? E नॉट Fe+2 will change into Fe। कितना हो जाएगा? -0.44 वोल्ट। और ये E नॉट Cd+2 will change into Cd। ये भाई आपके पास हो जाएगा -0.4 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? E सेल इज इक्वल टू कैथोड किसका है? कैडमियम का। इसकी SRP की वैल्यू कितनी है? -0.4 माइनस एनोड पे आपका आयरन, और आयरन की SRP की वैल्यू है -0.44। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? E सेल इज इक्वल टू 0.04 वोल्ट। ये आ गया। अब एक और चीज बोल रहा है कि इनिशियली सबका एक मोलर कंसंट्रेशन लिया गया था, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, और सिर्फ 80% रिएक्शन ही डिकम्पोज होगा। तो बना लीजिए इक्वेशन, यहाँ पे बनी हुई है Fe solid plus Cd+2 aqueous give Fe+2 aqueous plus Cd solid। तो Q की वैल्यू अपने को यहाँ से ले लेंगे। इनिशियल इसका 1 मोलर था, इसका 1 मोलर। अब सिर्फ 80% के डिकम्पोज हुआ, तो मतलब कितना डिसोसिएशन हुआ? सिर्फ 0.8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.8 रिएक्टेंट में से कम हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट कम होता है। तो ये आ गया आपके पास 0.2 और ये आ गया आपके पास 1.8। अब वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.8 by 0.2, so this is 9। ये आ गया सबका। तो आपको क्या है, अब तो बस कर लीजिए। तो E सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log of q। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.04 माइनस 0.0591 by 2 and log q की वैल्यू कितनी आ गई 9 और log 9 की वैल्यू कितनी होती है 0.95 log 9 की वैल्यू होती है 0.95। तो कर लीजिए मैं इसको और मुझे बता देना ये सेल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन करना है। क्लियर है?